Hello everyone. Today we are going to study economics current affairs of whole year from July to December 2023. We will cover today's second part. We have already covered the first part. Today we will cover the second part of it. So let's see table of content में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे. इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, स्टार्टअप्स इन इंडिया, CSR स्पेंडिंग इन इंडिया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. इंक्रीमेंटल क्रेडिट रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो हमने पढ़ा था. तो कैसे 10% जो और भी ज्यादा एडिशनल कैश रिजर्व रेशियो RBI लेके आई थी. फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. ये सारी चीजें आज हम अच्छे से कवर करेंगे. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल लैंडस्केप. सो अभी के सिनेरियो में अगर किसी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो उसे बहुत अच्छा एक क्रेडिट रेटिंग मिलता है. ठीक है. और ये एजेंसीज जो आपकी है वो क्रेडिट रेटिंग देने का काम करती है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग हैज ग्रोन सब्सटैंशियली इन इंडिया. ऑब्वियसली जितना से जितना आपका जो सिस्टम है ट्रांसपेरेंट होगा उस तरह से आपके जो ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होगी ये सब ज्यादा आप यूज करना शुरू करोगे. व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? So credit rating is an assessment of the credit of borrowers applied either broadly or concerning a particular depth of financial responsibility. So इसी से आपको समझ में आता है कि आपने किस तरह के borrowings लिए हैं और उस borrowings को आपने इस टाइम पे दिया है या नहीं. ठीक है. मान लीजिए मैं एक borrower हूँ. ठीक है. मैंने SBI बैंक से कुछ लोन लिया और मेरे लोन अमाउंट था 10 लाख रुपए और साल थे, मतलब मैंने 2 साल के लिए लिया था ये लोन अमाउंट. फिर 2 साल जैसे कंप्लीट होता है फिर मेरे इंटरेस्ट कटने शुरू हो जाते हैं कि हाँ चलिए आप अपने लोन पूरा कर दीजिए. तो जो भी मैंने अपना टाइम पीरियड दिया है अगर उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने अपना लोन वापस कर दिया है तो मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो सही हो जाती है. सो उस हिसाब से ही हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कैसे ये एवेल्युएशन होता है. The Indian credit landscape credit agencies evaluates borrower credit rating by considering both quantitative and qualitative aspects. तो दोनों चीज देखा जाता है यहाँ पर. Prominent credit rating agencies in India, ये इंपॉर्टेंट है. जो prominent credit rating agencies हैं उनके नाम आपको पता रहने चाहिए क्योंकि जब आप मेंस के आंसर्स लिखोगे तो आप इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हो. Includes Credit Rating Information Service of India, CRISIL, ICRA Limited, Credit Analysis and Research Limited, CARE, India Rating and Research Private Limited. All credit rating agencies in India are regulated by SEBI, Credit Rating Agencies Regulation. So SEBI के द्वारा आपको देखने को मिल रहा है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को नियुक्त किया जाता है, उन्हें पावर्स देती है SEBI. सो कौन कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और इन्हें पावर कौन देती है? SEBI देती है इन्हें पावर under the Regulation Act of 1999. How do credit rating agencies work in India? Each credit rating agencies employ a distinctive methodology for determining credit rating. सबके अपने अपने हिसाब से वो लोग काम करते हैं. When accessing a business, credit rating agencies consider numerous factors including debt levels, borrowing and lending history, debt repayment capacity, previous debt obligation. तो आपने जो पहले लोन लिया था ठीक है उसको क्या आपने पूरा किया है, आपकी लेंडिंग हिस्ट्री क्या है, आप जब बोरो करते हो आप कितने अमाउंट को बोरो करते हो और आप कितने टाइम में उसे वापस करते हो, आपका डेप्थ लेवल क्या है, ये सब कुछ स्टडी करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको क्रेडिट रेटिंग देती है. क्रेडिट रेटिंग ऑफ एंटिटीज इंश्योर अ बेंचमार्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन. इट इज एसेंशियल टू एम्फसाइज दैट दीज रेटिंग शुड नॉट बी construed as investment advice. So investment advice नहीं बोला जा सकता कि मान लीजिए किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है तो इसे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि हाँ उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. ये डायरेक्टली उसका वो नहीं है, गारंटी नहीं दे सकता आपको ये. सो टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग हम देखेंगे, अलग अलग तरह की क्रेडिट रेटिंग होती है. एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है और एक स्पेक्यूलेटिव ग्रेड होता है. दोनों में क्या डिफरेंस है? Investment grade rating indicates a self-investment within a high probability that the issuer will adhere to the terms of the repayment. So difference क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेक्यूलेटिव ग्रेड में? जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो बेटर ग्रेड है
उनका जो पॉसिबिलिटीज है ना कि आपके रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो जाएंगे टाइमली, वो उसकी चांसेस ज्यादा है। एक स्पेक्युलेटिव ग्रेड है, दे आर स्पेक्युलेटिव बिकॉज ऑफ देयर हाई रिस्क, ठीक है, कि उनको पैसा देने में रिस्क है, तो दे आर स्पेक्युलेटिव ग्रेड, देयरफॉर दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो इंटरेस्ट रेट्स भी वहां पर ज्यादा दिया लिया जाता है। ऑब्वियसली ज्यादा अगर रिस्क रहेगा जहां पर पैसे देने से, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा लगेंगे। Use of credit rating. Institutional and individual investors. Both institutional and retail investors utilize credit rating to determine the portfolio level risk association with the investing in a particular issuance. So कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग उसकी क्रेडिट रेटिंग देखते हैं, और ये हमें फायदेमंद होता है आगे जाके, क्योंकि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। इंटरमीडिएरीज. Investment bankers fall under the category of intermediaries since they utilize credit rating to assist credit risk, debt issuers, corporation and businesses. Significance of credit rating. अब हमारी सिग्निफिकेंस आती है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, हम आ जाते हैं यहाँ पे। आपको प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं वो क्या है, वो किस पे वर्क करना चाहते हैं और उनका एक्चुअली एजेंडा क्या है। अब मेंस में आपको जब पॉइंट्स लिखना है तो आप यहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग इवैल्यूएट्स अ बोरोअर क्रेडिट वर्दीनेस। जो बोरोअर है वो बोरो कर सकता है कि नहीं, उसकी जो पास्ट क्रेडिट डेप्ट जो हिस्ट्री है वो कैसी है, ठीक है, पहले जो उन्होंने पैसा लिया था उन्होंने उसको लौटाया है या नहीं, उनका पूरा रीपेमेंट स्ट्रक्चर और बिहेवियर पता चलता है हमें। फॉर कंपनीज, credit rating plays a crucial role in enhancing their brand, especially for less popular entities. Beyond being a marketing tool, credit rating serves as a valuable resource for businesses seeking a raise capital. A favorable credit rating enables an organization to secure loans for banks and financial institutions at reduced rates. So obviously आपकी अगर रेटिंग अच्छी है तो reduced rate में आपको पैसे मिल जाएंगे फर्दर बिजनेस आपको केटर करने के लिए। What is the difference between credit rating and credit score? आपको भी बहुत बार ये मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्रेडिट रेटिंग क्या है और क्रेडिट स्कोर्स क्या है। After determining a company's organization capacity to pay back the borrowed sum, credit rating firms issues that entity a credit rating. In the meanwhile, the credit bureaus calculates a credit scores after taking into account a number of variables. So बहुत सारे variables देखे जाते हैं। कौन कौन से वो variables देखे जाते हैं? History of the company. हिस्ट्री ऑफ द कंपनी क्या कहती है, वो किस तरह के क्रेडिट देने में ज्यादा सक्षम है। फ्यूचर कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, फ्यूचर में अगर उनके वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या वो जो भी उनके इन्वेस्टर्स है उनको फायदा होने वाला है या वो घाटे में जाने वाले हैं, तो ये भी उनका कमिटमेंट वो कंपनी की देखती है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट स्कोर्स इन इंडिया। अब इंडिया में फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, आपके लोकलाइज्ड वर्जन हम देखें, अगर इंडिया में अगर हम देखें कि किस तरह से हमारे क्रेडिट स्कोर्स काम करते हैं। नॉट पेइंग योर बिल्स ऑन टाइम, क्रेडिट यूटिलाइजेशन ये रेशियो देखा जाता है। टू कीप योर क्रेडिट स्कोर हाई यू शुड प्रेफरेबली कीप योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% और लेस, ठीक है, 30% और उससे कम ही होना चाहिए क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपका, और आपको अपने बिल्स को टाइम पे पे करना है। डिले लोन्स एंड बिल पेमेंट्स. If you pay all your bills on time and repay your loan, you could have option of making minimum payment, but this won't assist you to credit score over time. Frequently applying for loans and credit cards. अगर आप frequently apply कर रहे हो तो उसमें भी देखा जाएगा कि किस तरह से आप repay कर रहे हो loans को. Increase your credit card limit frequently and no regulatory reviewing your credit card score. Not regularly reviewing your credit card score. आपको खुद भी अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर्स को देखना पड़ेगा कि आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर सही है या नहीं, और उसको उस हिसाब से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कंक्लूजन में क्या कहते हैं, द क्रेडिट रेटिंग सिस्टम होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन इंडिया फाइनेंशियल मार्केट एज इट फर्निशेस इन्वेस्टर्स विद इनसाइट्स इनटू द credit worthiness of debt security. Over time, the credit rating industry in India had demonstrated consistent growth and enhancement. So, credit rating agencies हमारे इंडिया में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और एक्चुअली जो भी हमारा क्रेडिटर है, मान लीजिए मैंने क्रेडिट लिया है, मेरी जो पूरी क्रेडिट वर्दीनेस है ना वो ये बताता है, और ये फिर कंपनीज को भी बताता है कि ये इंसान, जो बैंक्स को भी बताता है इस इंसान को लोन मिलना चाहिए या नहीं, और ये इंसान आगे जाके लोन पे करने वाला है
या नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो जो हमारी आरबीआई है वो लेके आई है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, बट ये बहुत टेम्पररी पीरियड के लिए लेके आई है। ठीक है, ये हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो है वो सीआरआर है, वो अभी 4.5% है। तो स्टूडेंट्स सीआरआर क्या होता है? देखिए, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट ये प्रीलिम्स में बार बार आता है, इस तरह के कंसेप्ट बार बार आते हैं। आप पीवाईक्यू जब देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये सारे टॉपिक्स बार बार आते हैं आपके पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू ग्रेजुअली फेज आउट द इंक्रीमेंटल सीआईआर। तो अभी वो लेके आई थी और 2-1 महीने में ये हटाने भी वाली है आपका सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर। So CRR is a percentage of total deposit that the banks have to maintain as liquid cash with the RBI. तो बैंक को RBI के पास इतने पैसे रखने हैं, 4.5% of their net टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी जो उनके पास है, डिपॉजिट्स है ना, जो भी उनके पास कैश डिपॉजिट्स है, उसमें से उनके पास जो भी उनके पास अमाउंट है उससे उनको 4.5% आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ेगा लिक्विड कैश के फॉर्म पे। दिस इज योर सीआरआर। फिर आईसीआरआर क्या है हमारा? द एडिशनल आईसीआरआर इज एन एडिशनल कैश बैलेंस with the RBI can ask to banks maintain over the above CRR for a specific period. In August 2023, after announcing the monetary policy, RBI governor said that banks will have to maintain an additional 10% increase in their net demand and time liability. So जो हमारा NDTL है, net demand and time liability, जो एक बैंक के पास टोटल डिमांड और लाइबिलिटीज रहती है। देखिए, जब हम अपने पैसे बैंक में डालते हैं ना, तो वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। यूपीएससी ने पूछा है कि जो बैंक के पास पैसे हैं वो क्या है? वो लाइबिलिटी है बैंक की, क्योंकि बैंक को वो पैसे वापस करने हैं हमें। ठीक है, सो नेट जो हमारा डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी रहती है हमारे बैंक के पास, उसमें से 4.5% उन्हें देना है। लेकिन एडिशनली अभी क्या करना है बैंक्स को? 4.5% तो रखना ही है आरबीआई के पास, बट 10% और भी रखना है। सो अब आप देखोगे कि क्यों आईसीआरआर लेके आए हैं। एक्सेस लिक्विडिटी कैन पोज रिस्क टू प्राइस स्टेबिलिटी। सो क्या होगा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अगर मार्केट में आ जाती है ना, तो इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये एक्सेस लिक्विडिटी को ना सक करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया है। ऑब्वियसली देखिए, जब आरबीआई के पास जब आप ज्यादा से ज्यादा बैंक्स हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे डालेंगे, तो ऑब्वियसली जब हम पैसे लेने जाएंगे बैंक से, तो हमें भी हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो एक्चुअली इकोनॉमी में पैसे कम रहेंगे। दिस इज अ वे ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन। Hence, efficient liquidity management requires continuous assessment of the level of surplus liquidity. So, surplus liquidity अगर मार्केट में है, तो आरबीआई इस तरह के temporary measures लेके आती है। The RBI announced ICRR as a temporary measures to absorb excess liquidity from the banking system. The level of surplus liquidity in the system surged because of the return of rupees 2000 banknotes. तो ये 2000 बैंक नोट्स को अभी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अपने पास वापस लेके आना चाही है और उसको मार्केट से हटाने वाली है, जिसके कारण अभी आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इसे सक करने के लिए आईसीआर का ये स्टेप लिया गया है। Why is ICR discontinued? The banking system liquidity turned deficit for the first time in the current fiscal. The liquidity as reflected by the amount of injecting the RBI into the system. However, the banking system liquidity again turned into surplus. तो फिर से जो सरप्लस बढ़ गया था, इसके कारण आरबीआई को ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आनी पड़ी। टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी में आप लिक्विड सर्व करते हो, आप पैसे सक करते हो, आरबीआई पैसे वापस लेती है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे नहीं रहने देती है। सो हाउ द अमाउंट impounded under the ICR will be released. The Reserve Bank of India had decided to discontinue the incremental CRR in the phased manner. The phased release of funds held under the ICRR is based on the assessment of current and evolving liquidity conditions. According to the schedule, RBI will release 25% of the fund maintained by banks under the ICR on September 9. So, पिछले साल September 9 में 25% of the funds जो उन्होंने ICRR के नाम पे लिया था, उसे रिलीज करेगी, और इस तरह से फेज मैनर में वो सारे पैसे जो भी ICRR में उन्होंने लिया था, वो फेज मैनर में उसे बैंक्स को वापस करेगी, ताकि फिर से लिक्विडिटी मार्केट में आए और हमारा
जो इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम, वो अच्छे से रन करे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्लो डाउन इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक स्लो डाउन देखने को मिला है और क्या सिनेरियो है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, क्या हाल चल रहा है स्टार्टअप का। वैसे अगर आप देखो तो बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्टार्टअप की बहुत अच्छी हालत है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बैंगलोर में देखो, दिल्ली में देखो, ठीक है, गुजरात में स्पेशली आप अहमदाबाद में देखो, ठीक है, कोलकाता हो गया, ये सब जगह पे स्टार्टअप बहुत अच्छे से बूम कर रहे हैं। बट बहुत और भी जगह है जहाँ पे स्टार्टअप की इकोसिस्टम बहुत अच्छे से फ्लरिश नहीं कर रही है। देखते हैं। India has emerged as the third largest ecosystem for startup globally as the 31st May 2023. India ranked second in innovation quality. ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडिया के तरफ से। We have become third largest ecosystem for startups in global world and innovation sector में हम लोग second आ चुके हैं। Indian startup ecosystem has been exponentially growing in the past years. 15x increase in the total funding of startups, 9x increase in the number of investors, 7x increase in the number of incubators. तो आप देख रहे हो 15x से आपके इंक्रीज हो रहे हैं स्टार्टअप के नंबर, 9x में आपका इन्वेस्टर्स। तो कितना ज्यादा इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, आपके इन्वेस्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फंडिंग इंक्रीज हो रही है, आपके इंक्यूबेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी हमारे पास 108 यूनिकॉर्न्स एंड टोटल इवैल्यूएशन ऑफ USD 340 बिलियन है स्टार्टअप सेक्टर के पास। 340 बिलियन डॉलर्स हैं हमारे पास स्टार्टअप सेक्टर में, 108 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स? फंडिंग चैलेंजेस। ऑब्वियसली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी स्लो डाउन क्यों हुए हैं, कुछ चैलेंजेस तो होंगे। क्या चैलेंजेस हैं हम देखते हैं। Indian startup encountered challenges in securing sufficient funding for their ventures. तो sufficient funding अभी भी देखा जा रहा है कि उनको नहीं मिल पा रहा है। Limited capital access, attracting investors and obtaining venture capital is difficult. Revenue generation struggle क्या है? Many startups find it challenging to generate sustainable revenue. मान लीजिए इस महीने में तो उनको रेवेन्यू आ गया, बट अगले महीने में रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा, ये भी स्टार्टअप्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है। लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम हिंडर्स स्टार्टअप। ऑब्वियसली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दे सकती, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपने बहुत सारे पब्लिक काम करने होते हैं जो रेवेन्यू उनको जनरेट होता है। तो स्टार्टअप को देखना होगा, उनको फंडिंग गैदर करनी पड़ेगी और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड टैक्स स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली टैक्स स्ट्रक्चर तो इंडिया में हमारा स्ट्रिंजेंट है, तो वो देखते हुए ही स्टार्टअप ग्रो करने वाला है इंडिया में। व्हाट आर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स? अब स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लाई है, ये आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पता रहना चाहिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स है ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्टार्टअप्स को इनकरेज करती है गवर्नमेंट, ये स्कीम्स लेके आई है, आपको क्लियर रहना होगा। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स के आंसर्स को मार्क कर रहे होते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में कि हाँ भाई हम ये जो स्कीम है ये स्टार्टअप से रिलेटेड है, ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए मल्टीपल रिविजन्स ऑफ द करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप क्या कर सकते हो, वीडियो को 2x स्पीड में रन करके आप पूरा करंट अफेयर्स बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो हमारे साथ। व्हाट आर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स? नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग हार्नेसिंग इनोवेशन, निधि स्कीम जो है वो स्टार्टअप के लिए है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, SCO स्टार्टअप फोरम्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप फोरम्स खुले हैं, और प्रारंभ। अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। To circumvent the challenges faced by Indian startup, they set up bases overseas. तो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि आप दूसरे कंट्रीज में भी, ओवरसीज सेक्टर में भी स्टार्टअप को फेवरेबल कंडीशंस दे सकते हो और वहां भी स्टार्टअप को बूस्ट कर सकते हो, इंडियन स्टार्टअप को। और देखिए फ्लिपिंग इनिशियल स्टेज में होता है, ठीक है, वहां पर अगर आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना है गवर्नमेंट रिलेटेड रेगुलेटेड बॉडीज का और स्टेक होल्डर्स का, उसके साथ अगर आप कोलैबोरेशन करके काम करते हो तो आपकी काम और भी ज्यादा आसान हो जाती है।
CSR स्पेंडिंग इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से CSR स्पेंडिंग हो रही है वो हम देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए CSR होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। CSR होता है, मान लीजिए एक कंपनी है L&T, मैंने L&T में 2 साल जॉब की है एज ए मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। सो L&T आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज थी जहां पर मैंने जॉब की है। तो वहां पर क्या देखने को मिला है कि L&T जो पास की, जो मान लीजिए L&T ने एक प्लॉट लिया जहां पर L&T पूरी सिचुएटेड है, ठीक है। तो आसपास के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी CSR अपॉर्चुनिटीज देती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने अगर कहीं पर अपनी कंपनी सेटअप की है तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी आप करोगे। जैसे ये टाटास करते हैं, ठीक है। जो आपका जमशेद जी टाटा है, ठीक है, ये जो टाटा नगर है, टाटा नगर, ये पूरी तरह से एक आप बोलोगे प्राइवेट एंटिटी हो चुकी है, क्योंकि ये प्राइवेटली बाय टाटास ही ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसी तरह से अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री बनती है तो आसपास के लोगों का डेवलपमेंट उस इंडस्ट्री को करना पड़ता है थ्रू CSR responsibilities. Given that significant proportion of India's population continues to experience poverty but contemporary living standards, so इसमें CSR का बहुत ही ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Does CSR has a legal backing in India? In India, the concept of CSR is governed by Clause 135 of the Companies Act 2023. तो CSR आपके Companies Act के अंदर आता है। Clause 123 of the Companies Act, मेजरली आपको ये पूछा जाएगा कि Companies Act के अंदर CSR आता है या नहीं, या किस एक्ट के अंदर CSR आता है। India is the first country in the world to mandate CSR spending along with a framework to identify potential CSR activities. सो एक ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैंडेट है हमारे जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, जो कंट्रीज हैं, इंडस्ट्री जो है हमारी, उनको CSR स्पेंडिंग करनी ही होगी, ये मैंडेट बना दिया गया है। और इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन डूइंग सो। द CSR प्रोवाइड्स विद द एक्ट एप्लीकेबल टू कंपनीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। जिस भी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है या नेट वर्थ उनके 500 करोड़ से ज्यादा है, उन लोगों को CSR एक्टिविटी करनी होगी। तो जैसे आपकी बिग कंपनीज हो गई, टाटाज हो गए, L&T हो गए, ठीक है, रिलायंस हो गए, इन लोगों का टर्नओवर नेट जो वर्थ है वो 500 करोड़ से तो ज्यादा है ही, और इनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा होता ही है, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़। तो ये आपकी क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी को CSR देने के लिए, ठीक है। आपको ये क्राइटेरिया याद रखना है कि टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़, नेट प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़। और एक्चुअली कितनी स्पेंड करना है हमें, दैट encourages company to spend 2% of their average net profit previous the years profit in the previous 3 years on the CSR activities. So आपके जो भी नेट प्रॉफिट थे पिछले 3 साल से, उसका 2% आपको CSR में डालना पड़ेगा। देखिए ये दोनों टॉपिक, ये दोनों जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। कितनी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और एक्चुअली में कितना नेट वर्थ होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, वो तो हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे व्हाट एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन। कंपनीज किस तरह के एक्टिविटीज कर सकती है CSR के अंदर, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। So eradicating extreme hunger and poverty, promotion of education, gender equality and empowering women, combating HIV/AIDS and other diseases, ensuring environmental sustainability, contribution to PM National Fund Relief. तो आप PM नेशनल फंड रिलीफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, HIV/AIDS हटाने के लिए और भी अदर डिजीजेस हटाने के लिए काम कर सकते हो, हंगर पॉवर्टी हटाने के लिए काम कर सकते हो, एजुकेशन की तरफ काम कर सकते हो, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें के अंदर आप काम कर सकते हो। What are the issues pertaining to CSR compliances? अब किस तरह के इश्यूज आते हैं, फाइंडिंग राइट पार्टनर्स हम लोगों को सही मिलने चाहिए, डिस्पाइट ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ CSR,
The challenge remains finding the right partners and projects, as well as selecting projects that are long-term and platform scalable and self-sustaining. Lack of community participation in CSR activities. Then lack of communication between the company and the community at grassroots level. फिर इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं अभी CSR एक्टिविटीज में. How can the CSR be made more effective? Role of companies. Companies should go beyond fund allocation and conduct regular assessments of CSR compliance. देखिए, पैसे तो आप लगा दोगे, कंपनीज लगा देंगी क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है उतना, ठीक है. बट रेगुलर असेसमेंट करना पड़ेगा कि जो हम पैसे लगा रहे हैं क्या उसका बेनिफिट हो रहा है हमें, क्या उस तरह से जो एक्चुअली में इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो रही है, इराडिकेशन ऑफ डिजीजेस हो रहा है उस पर्टिकुलर विलेज में, उस पर्टिकुलर रीजन में. सो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन के एनजीओज के साथ. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट्स करने होंगे सीएसआर एक्टिविटीज के साथ हमें. और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स. द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज आउटलाइन इन द कंपनी CSR पॉलिसी. गवर्नमेंट को भी असेसमेंट करना चाहिए बीच बीच में कि इन लोगों ने पैसे तो लगा दिए हैं बट एक्चुअली में क्या एक्टिविटी वहां पर हो रही है और क्या वो बेनिफिशियल है वहां के लोगों के लिए. Addressing issues related to availability of NGOs, government plans to leverage technology tools like artificial intelligence, while technology is a welcome for enhancing oversight of cooperation. So technology तो use हमें करना ही होगा बट उसके अलावा भी हमें देखना होगा कि कैसे हम innovations ला सकते हैं. तो what are the sustainable areas where CSR investment can be diverted to? कहाँ divert कर सकते हैं हम CSR investment को? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में आजकल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे ध्यान दे रही है. फिर हायर एजुकेशन में भी CSR को आप यूज़ कर सकते हो. इंक्यूबेटर्स मैनेजमेंट सच एज टूवर्ड्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंक्यूबेटर्स, सेटिंग अप न्यू इंक्यूबेटर्स, सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग इंक्यूबेटर्स एंड प्रोवाइडिंग सीड फंडिंग फॉर स्टार्टअप. इसमें भी CSR को हमें लगाना चाहिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल कलेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल हु वॉलंटरली यूनाइट टू एक्सप्लोर एवेन्यूज ऑफ एनहांसिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सेल्फ हेल्प ग्रुप वो बनाते हैं और वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस कम्युनिटी में जो भी लोग हैं उनकी. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल्फ गवर्न्ड पीयर कंट्रोल इंफॉर्मेशन ग्रुप कंप्राइजिंग इंडिविजुअल विद सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड गोल्स. Village challenges. Village encounter various issues such as poverty, literacy, illiteracy, deficient skills, and absence of formal credit facilities. Collective problem solving. These challenges are too complex to be addressed individually. इसीलिए एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ये लोग और यहाँ पर ये लोग उसको फिर सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक ग्रुप बनता है विलेज लेवल पे, कम्युनिटी बनती है और फिर उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को निकाला जाता है. Purpose of self-help groups can serve as an agent of change for the impoverished and marginalized, relying on the concept of self-help. Self-help is the best help. देखिए, जब एक ग्रुप बनता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, एक ग्रुप रहेगा आपके सेम सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले लोग रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, और उन लोगों ने क्या किया है, उन लोग वो मिलके कुछ फंड्स, कैपेसिटी फंड्स वो डालेंगे और वो फंड्स को फिर वो यूटिलाइज करेंगे सबकी हेल्प करने के लिए. Empowerment through self-employment aims to foster self-employment and alleviate poverty by empowering individuals to take control of the economic destinies. Functions क्या है? Build functional capacity, resolve conflicts, provides collateral-free loans. Collateral-free loans जो ये provide करते हैं self help group, ये इनका सबसे ज़्यादा important एजेंडा है. ठीक है? Such groups works as a collective guarantee system. Consciously, self-help groups have emerged as the most effective mechanism for delivery of microfinance to the poor. So, microfinance जो poor को मिलता है as a very grassroots level, उसमें हमारे self-help groups बहुत ही ज़्यादा help करते हैं. Need for self-help groups. One of the reasons for rural poverty in our country is low access to credit. जब आपको credit ही नहीं मिलेगा तो क्या होता है ना, poor लोग जो हमारे गरीब लोग हैं villages में स्पेशली, उनको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान आता भी है तो उन्हें क्रेडिट ही नहीं मिलता. तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर C. रागा रंजन है, इन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सही से काम करता है. ठीक है,
The existence of sound community network in villages is increasingly being recognized as one of the most important element. Benefits of self help ग्रुप्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल के आपने कुछ स्कूल खोल लिया या कुछ एम्प्लॉयमेंट खोल लिया वहाँ के लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डाउरी और अल्कोहलिज्म रुकेगा, जेंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा, वुमेन लोगों को काम मिल सकता है, वुमेन लोग अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हैं, वुमेन्स स्टेटस इंप्रूवमेंट, एडवोकेसी थ्रू पार्टिसिपेशन, empowering marginalized sections, financial inclusion, efficiency and anti-corruption, diversification of employment, consumption pattern challenges, changes, impact on housing and health. अब वीकनेस हम देखेंगे. वीकनेस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स डू नॉट कम नेसेसरी फॉर द पुअरेस्ट फैमिली. जरूरी नहीं है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पर बनाया है हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लोगों का, ठीक है, ये लोगों ने यहाँ पर पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, बट इसमें जो तो पुअरेस्ट ऑफ द फैमिली है उनको अगर पैसा चाहिए होगा तो ज़रूरी नहीं है ये 20 लोग या 19 लोग जाके उनकी मदद करेंगे. तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हो रहा है. Many of the activities undertaken by self-help groups are still based on primitive skills. There is lack of qualified resource personnel in the rural areas. Poor accounting practices, challenges, lack of knowledge, patriarchal mindset, lack of rural banking facility, sustainability भी एक issue है, security के भी chances बहुत ज़्यादा minimum हो जाते हैं क्योंकि आप बैंक में तो अपने पैसे रख नहीं रहे हो, है ना. तो इस तरह के issues यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. Measures to make self help groups effective. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना है तो हम क्या स्टेप ले सकते हैं? हमें क्या करना होगा? प्रोमोटिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा यहाँ पर इंडल्ज करना पड़ेगा, ठीक है. एक्सटेंडिंग सेल्फ हेल्प मूवमेंट्स टू क्रेडिट डेफिशिएंट एरियाज. जहाँ पर क्रेडिट डेफिशिएंट जिस विलेजेस में, एरियाज में आपको देख रहा है, वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट चलाना चाहिए. पॉजिटिव अप्रोच, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, नीड बेस्ड स्ट्रैटेजी स्टार्ट करना चाहिए. जहाँ पर नीड है वहाँ पर हमें ज़्यादा ये फोकस करना होगा. तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था सेल्फ हेल्प ग्रुप का. सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसका एक, अगर आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका शॉर्ट नोट बनाना चाहते हो तो आप ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सिर्फ आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लो. जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो 8 मिनट में एक मेन्स का आंसर लिखना होता है, तो इतने सारे पॉइंट्स लिखने का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा. तो आप सेलेक्टिवली 2 से 3 पॉइंट आप लिख सकते हो अपने मेंस आंसर के नोट्स में. सो ये हमारा इकोनॉमिक का सेकेंड पार्ट था करंट अफेयर्स का. पिछले साल के 2023 के पूरे साल का करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी वेल.